गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर 4 का केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स। ये आज का बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो इससे पहले हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम इंसुलेटिंग मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला है आपका केमिकल रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में रासायनिक प्रतिरोध कहते हैं। दूसरा है घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी। तीसरा है वेदरेबिलिटी यानी कि मौसम योग्यता। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल रेजिस्टेंस की। केमिकल रेजिस्टेंस बेसिकली पदार्थ का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं उनके प्रभावों से मुक्त रहता है या उनसे कम प्रभावित होता है। तो इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी हुई है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह रासायनिक भावों से मुक्त होता है या कम प्रभावित होता है उसे रासायनिक प्रतिरोध कहते हैं। अब बात आती है कि केमिकल रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए या किस तरीके का उसका मान होना चाहिए। तो इसका आंसर है कि आपका केमिकल रेजिस्टेंस का मान एज हाई एज पॉसिबल होना चाहिए। उसको एक एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं। सपोज़ ये आपका कोई कंडक्टर है, कोई ओवरहेड कंडक्टर है, इसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो आपने इस कंडक्टर को इंसुलेटर से प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो जो बेसिकली इंसुलेटर है वो एज ए गार्ड भी काम कर रहा है। अगर ये इंसुलेटर अदर केमिकल रिएक्शन से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से इसका इंसुलेशन की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। एंड मिडिल वन इज कंडक्टर। जबकि आपने इंसुलेटर को क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया है, अगर इंसुलेशन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी ड्यू टू केमिकल इक्वेशंस, ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस, तो क्या होगा, तो जिस पर्पज़ के लिए आपने इसको लगाया था उस पर्पज़ में आपके कमी आ जाएगी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जब भी हम किसी इंसुलेटर को यूज़ करें तो उसका केमिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो आजकल हम लोग प्लास्टिक और सिरेमिक का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करते हैं क्योंकि इन दोनों ही पदार्थों पे केमिकल रिएक्शंस का बहुत ही कम प्रभाव होता है। तो नाउ इट इज़ प्लास्टिक एंड ceramic is being widely used for the insulation because these two are almost free from chemical reactions. तो अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी को हिंदी में कहते हैं घुलनशीलता। घुलनशीलता नाम से ही पता लग रहा है कि पदार्थ के घुलने के गुण को हम लोग घुलनशीलता कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से दे सकते हैं कि वे पदार्थ जो घुलने का गुण रखते हैं घुलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तथा पदार्थों के इस गुण को घुलनशीलता या सॉल्युबिलिटी कहते हैं। पदार्थ का घुलना केवल पानी में घुलना नहीं, पदार्थ आपका किसी भी विलयन में, केमिकल लिक्विड में भी घुलनशील हो सकता है या पानी में भी घुलनशील हो सकता है। तो जब हम इंसुलेटिंग मटेरियल्स की बात करते हैं तो एटलीस्ट हमारा अप्रोच ये होता है कि जो भी आपके इंसुलेटिंग मटेरियल हैं वो कम से कम पानी में उनकी घुलनशीलता न्यूनतम होनी चाहिए। तो आगे इसको बढ़ाते हैं। विद्युत रोधी पदार्थों की घुलनशीलता पानी में कम से कम होनी चाहिए। अब इसी ऊपर वाले की एग्जांपल को ले लेते हैं। सपोज हम इस ओवरहेड कंडक्टर को इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं और हमने एक इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाई हुई है। अब मान लिया कि किसी भी कारण से
ये कंडक्टर हमारा पानी के संपर्क में आ जाता है और अगर आपका इंसुलेटिंग मटेरियल ऐसा है कि वो पानी में घुलनशील है, तो घुलने की बाद क्या होगा कि आपका जो इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग है जो आपने प्रोटेक्शन के लिए की हुई है वो तो हट जाएगी, तो आपका कंडक्टर बिना प्रोटेक्टिव एलिमेंट के रह जाएगा। तो क्या होगा, जो आपका पर्पस था इस इंसुलेटर को लगाने का वो आपका बेकार हो जाएगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो आपके भी इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी कम से कम होनी चाहिए और एटलीस्ट पानी में तो बहुत ही कम होनी चाहिए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, विच इज़ वेदरेबिलिटी। वेदरेबिलिटी को हिंदी में मौसम योग्यता भी कहते हैं। मौसम योग्यता नाम से ही पता लग रहा है कि क्योंकि आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है वो ओपन एनवायरनमेंट में रहता है, तो डिफरेंट हमारे यहाँ पे सीजन्स आते हैं, जैसे कि गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, तो आपके पदार्थ के अंदर वातावरण और ऋतुओं के प्रभाव को सहन करने की क्षमता होती है। तो हम ये इसको डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, पदार्थ का वह गुण जो पदार्थों में वातावरण एवं ऋतुओं के प्रभाव को सहने की क्षमता प्रदान करता है, मौसम योग्यता कहलाता है। देखिए, जैसे कि आपका कोई इंसुलेटर है, वो किसी भी कंडक्टर को प्रोटेक्शन दे रहा है या किसी और पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है जहाँ पे वो आपके एनवायरनमेंट के और वेदर्स के डायरेक्टली इफ़ेक्ट में आ जाता है। जैसे कि सपोज़ आप किसी भी पर्पस के लिए वुड का यूज़ कर रहे हैं, कोई वुड पीस है, अब क्या है, वुड पे आपको पता है मॉइस्चर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। बरसात के मौसम में क्या है, लकड़ी नमी पाके फूल जाएगी, तो उसका क्या होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो जो उसका पर्पस था जिसके लिए आपने उसको लगाया था वो वहाँ पे पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाएगा, नमी पाकर फूलना। अब हम बात करते हैं जैसे प्लास्टिक की, आपने किसी प्लास्टिक के किसी पीस को एज इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ किया है। प्लास्टिक क्या होता है, गर्मी पाकर प्लास्टिक आपकी पिघलने लगती है, थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, लचीली हो जाती है, या बहुत ज़्यादा सनलाइट है तो गर्मी पाके आपका वो थोड़ा लचीली हो जाएगी, तो क्या होगा, उसके इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम हमेशा ये याद रखते हैं, ये ध्यान में रखते हैं कि जब भी किसी इंसुलेटिंग मटेरियल को हमें डायरेक्ट एनवायरनमेंट के संपर्क में लाना होता है या ऐसी ज़रूरत होती है कि जहाँ पे वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के या वेदर के कांटेक्ट में डायरेक्ट रहे, तो हम उस समय इंसुलेटर को चयन करते समय ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि क्या वो सभी मौसमों के लिए अनुकूल है या नहीं है। तो आज के, मैंने कहा था बहुत छोटा सा लेक्चर है, तो आज के इस छोटे से लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल रेजिस्टेंस, सॉल्युबिलिटी और वेदरेबिलिटी की स्टडी की है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ लीजिएगा। आज के लिए थैंक यू क्लास।